Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 3rd and it part 2nd. The name of the chapter is Accounting Principles, and in the first part of this chapter I have discussed about accounting concept, about the meaning of accounting concept and convention, and some important points, theory base of accounting, feature of accounting principle. In the first part of this chapter, I have discussed about all this point. But in this video, we will discuss about accounting concept in brief. As per accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India, there are three fundamental accounting concepts or assumption. तो थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और असम्पशन है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट से है. फर्स्ट इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लासरूम. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग मीन्स होता है कोई चीज़ कंटिन्यू होना. कंसर्न एक तरह से कंसर्न का हम ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट. गोइंग कंसर्न असम्पशन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस असम्पशन इट इज़ assumed that business shall continue for a foreseeable period. There is no intention to close the business, scale down its operations significantly. It is because of this concept that the distinctions made between capital expenditures and revenue expenditures. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? ये जब भी हम लोग अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं. तो जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं कुछ चीज़ को अपने माइंड में अज्यूम करके चलना होता है, तभी हमारी जो अकाउंटिंग बनती है, अकाउंटिंग जो पूरा एक रिकॉर्ड बनता है वो सही बनता है और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप होती है, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन, आउटसाइडर या कोई भी हमारे अकाउंट्स को देख कर आसानी से समझ जाए कि ये अकाउंटिंग जो है किस बेस पर बनाई गई है. तो पहली चीज़, जिस बिज़नेस का हम अकाउंटिंग बनाएंगे वो चीज़ पूरी हम इस इंटेंशन से जब अकाउंटिंग प्रिपेयर करते तो हमारे ये इंटेंशन होना चाहिए कि जो ये बिज़नेस है वो क्या होना चाहिए, क्या है, एक कंटिन्यू चलेगा. जैसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है अकाउंटिंग इस तरह से नहीं बनती. तो यही चीज़ है. इट इज़ अस्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल पीरियड. देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस. जब हम लोग जब अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ को माइंड में, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ये भी कंटिन्यू चलेगा और उसी की बेसिस पर जो हम अब इसकी मतलब नीड क्या है, तो ये है एक एक्सपेक्टेशन होता है ये 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा या 20 साल का हमारी जो है बिज़नेस ये जो है कंटिन्यू रहेगा. अब यहाँ पे आता है कि ये इसका मतलब मेन सेंस क्या है, नीड क्या है इसकी. तो पहली चीज़ जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो एक्सपेंडिचर्स हम खर्च किसी चीज़ के लिए करते हैं जो हमको द एक्सपेंडिचर डैट विल गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड, जो हमको लॉन्ग पीरियड के लिए जो बेनिफिट्स दे. और रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन दोज बेनिफिट विल कंज्यूम या एग्जीक्यूटेड विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड. किसी एक पार्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होती है. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये होती है जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे अगर हमने कोई मशीन ख़रीद लिया तो मशीन जो हमारी एक एक्सपेक्टेड लाइफ हम ये समझते हैं वो 20 साल चलेगी, तो 20 साल तक वो हमको क्या है, प्रॉफिट हमको उससे मिल रहा है. तो ये जो है जब हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं तो इस चीज़ को माइंड में जब रख कर कि हमारा बिज़नेस कंटिन्यू चलेगा तो इससे हम जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है इससे भी हमें आसानी से उसको हम समझ पाएंगे.
On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in systematic manner over their expected useful life. जितनी भी हमारे फिक्स एसेट है, जैसे रेवेन्यू, लैंड, कोई जितनी भी हमारे फिक्स एसेट है, तो ये एक जो रिकॉर्ड होगा फिक्स एसेट वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर, और उस पर एक डिप्रिशिएशन भी चार्ज किया जाता है जब तक कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये गुड्स 10 साल तक चलेगा, तो 10 साल तक हम लोग उस पर क्या कहते हैं, डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। और फिर हर साल से 10% के रेट से डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहा है। डिप्रिशिएशन क्या है, एक अमाउंट हम लोग फिक्स कर देते हैं कि जो इस फिक्स एसेट से जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम सेव करते जाएंगे। अब 10 साल के बाद ये मशीन क्या है, यूज़लेस हो जाएगी या उसकी इतनी कॉस्ट नहीं हो पाएगी, तो फिर जो हम लोग सेविंग अमाउंट होता है उसको खर्च करके दूसरी चीज़ को, दूसरी फिक्स एसेट को खरीद लेते हैं। तो गोइंग, आई होप कि आप लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कंसिस्टेंसी। According to the consistency assumption, accounting practice once selected and adopted should be applied consistently year after years. This concept helps in better understanding of accounting information, make it comparable with that of previous year. तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ 1 साल से 2 साल वही चीज़ अप्लाइड हो रही है, मतलब जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, एक बार उसी चीज़ को अप्लाइड किया गया दूसरी चीज़ से। तो सबसे पहले जब हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेलेक्ट करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेलेक्ट करें या कोई जो अपना एक पर्टिकुलर एक सिस्टम सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल का, तो वो एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और उसी को ईयर बाय ईयर सेम ही सिस्टम को, सेम ही प्रोसीजर्स को हम फॉलो करेंगे। तो इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जब हमको कंपेयर करना होगा किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, किसी बिजनेस रिकॉर्ड्स का, कि एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ और दूसरे साल में या हमारे लास्ट ईयर में इसका क्या रिस्पॉन्स था, तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और सही डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब मशीन पर डिप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब ये जो हमारे जो बिजनेस पर्सन जो अकाउंटेंट होते हैं वो एक मेथड्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर लिया, किसके लिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। तो अब वो जो है वो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही अडॉप्ट करेंगे जब उनको डिप्रिसिएशन किसी चीज़ में से फाइंड आउट करना होगा, या डिप्रिसिएशन जो चार्ज करने का जो सिस्टम होगा। मतलब ये नहीं कि एक साल 2018-19 में उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया और 2019-20 में उन्होंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर लिया। ये ऐसा नहीं करना, एक ही मेथड अडॉप्ट करना है और वो ईयर बाय ईयर उसी चीज़ को फॉलो करना है, ताकि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, कोई भी चेंजेस हो या कुछ हम लॉस की तरफ जा रहे हो तो उसको आसानी से हम क्या हो जाए, वो इस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाए और अपने जो एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन बन जाएगा। और दूसरी चीज़ की कोई भी अकाउंटेंट होंगे वो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे उसको क्लियर कर देंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है, लॉस की तरफ तो नहीं जा रही है, या कितना एक्सपेंस हो रहा है, ये इस सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में यही चीज़ है कि जो भी एक प्रिंसिपल ले, जो भी प्रिंसिपल अडॉप्टेड करे वो कंटिन्यू ईयर बाय ईयर वही सेम हो, बल्कि चेंज ना किया जाए। थर्ड पॉइंट इज एक्यूरेट assumption. According to this assumption, the revenue is recognized on its realization and not on its actual receipt. Similarly, the costs are recognized when they are incurred and not when payment is made. एक्चुअल असम्पशन में क्या है कि जब इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं उससे आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कोई एक पर्सन है और वो जा रहा है कोई बुक परचेज करने किसी दूसरे शहर में। अब जैसे कि उसको बुक परचेज करना है किसी अकाउंट की बुक, और जो बहुत ही अच्छी बुक है वो सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो आपको दिल्ली में मिलेगी।
जब हमको ये पता चला कि मेरा ये फ्रेंड्स इस बुक को परचेज़ करने के लिए दूसरे शहर जा रहा है, दूसरे स्टेट जा रहा है खरीदने परचेज़ करने के लिए, तो हम भी जो है उसको ऑर्डर कर देंगे कि मेरी भी एक बुक लेते आना। वो अपनी ही लेने गया, मगर उसके साथ उसको 4-5 लोगों ने और ऑर्डर कर दिया बुक कि उस बुक को मेरे लिए भी लेते आना, मेरे लिए भी लेते आना। जब वो बुक परचेज़ करके लाएगा तो कुछ लोग जो है ऑन स्पॉट क्या करेंगे, पैसा उसका पेमेंट कर देंगे, और कुछ लोग जो है वो बुक ले के चले जाएंगे, मगर पैसा जो है वो 4 दिन 5 दिन 1 साल भर के बाद पेड करते हैं। तो उसका तो खर्च हो गया ना, और मगर उसको अमाउंट नहीं मिला। तो यही इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन इट्स रियलाइजेशन। रेवेन्यू तभी एक्सेप्ट हो जाएगा जैसे ही तुमने कोई भी चीज़ खर्च की, मतलब कि तुम्हारा पैसा खर्च हो गया तुम्हें, तो तभी ये चीज़ रिकॉर्ड हो गया। अब तुमको मिलेगा पैसा, ठीक, मतलब पेमेंट तुमको मिलेगा, ये श्योर है, मगर उस टाइम पे नहीं मिलेगा जब तुम्हें मतलब ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन इट्स रियलाइजेशन। रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे ही वो चीज़ होती है, एंड नॉट ऑन इट्स एक्चुअल रिसिप्ट। ये नहीं कि जब हमको एक्चुअल कोई चीज़ मिल जाए, मतलब एक्चुअल पेमेंट मिल जाए तब नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई भी एक्सपेंसेस हो या इनकम, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअल कैश हैज़ बीन पेड और रिसीव और नॉट। मतलब जितनी भी एक्सपेंसेस हो या इनकम हो किसी एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, वो तभी रिकॉर्ड हो जाएगी जैसे ही तुमने एक्सपेंस किया या जैसे ही तुमको किसी चीज़ का इनकम मिला। अब वो उस टाइम पर मिले या ना मिले, या तुम पेमेंट कैश उसी टाइम रिसीव करो या उसको बाद में रिसीव करो, ये नहीं, उसी टाइम पे जिस टाइम पे तुम्हारा एक्सपेंस हुआ उसी साल अकाउंटिंग पीरियड में ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतना अमाउंट जो है इस चीज़ में खर्च हुआ, या इतना इनकम तुमको यहाँ से मिल रहा है, भले ही वो इनकम तुमको वहाँ से ना मिली हो, मगर ये है कि इस साल हर साल जो है तुमको यहाँ से इतनी इनकम मिली। बाई चांस किसी साल इनकम नहीं मिलती किसी एक पार्टिकुलर जगह से, तो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड whether actual cash has been paid or received or not। पेड हो या रिसीव हो गई हो या नहीं हुई हो, बट किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में वो चीज़, वो एक्सपेंसेस हो गई है, वो इनकम को ये समझ लिया गया है कि वहाँ से निकल चुका है, आप तक नहीं पहुँचा है, ये कोई भी, तो उसी टाइम पे वो अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इससे क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट एंड फॉलो दिस असम्पशन टू असर्टेन द ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। ये किस लिए कि आपको एकदम एक्चुअली पता चल जाएगा कि एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना आपका खर्च हुआ है या कितना आपका एक्सपेंस इनकम आई है। फोर्थ पॉइंट इज़ अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि अभी तक हम लोग जो 3 कॉन्सेप्ट थे वो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के, और ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब जो है ये भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, मगर इसको कहा गया ये अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस क्या है, वो सेपरेट है अपने ओनर से, मतलब ओनर कोई और है उसी कंपनी का, मगर ओनर और बिजनेस दोनों कंबाइंड नहीं है, वो दोनों अलग है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि बिजनेस का ओनर तो एक ही होता है, मतलब कुछ भी चीज़ हो रहा है तो ओनर रिस्पॉन्सिबल है, मगर नहीं, बिजनेस अलग है। बिजनेस और ओनर को हम एक ही नहीं कंसिडर कर सकते, दोनों अलग है। बिजनेस अलग लायबिल है और ओनर अलग अपने एक्शन के लिए लायबिल है। Business transactions are recorded in the book of account from the business point of view, not from that of the owners। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है तो बिजनेस अकाउंट में वो रिकॉर्डेड हो जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस फर्म में कितना इनकम आ रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये कौन है, बिजनेस है, और ओनर तो उस एक्शन को करने वाला होता है। तो इससे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जैसे एक ओनर है,
और उसने वो क्या है कि ओनर क्या है, कैपिटल अपना इन्वेस्ट करेगा किसी XYZ लिमिटेड बिजनेस में। कोई XYZ एक बिजनेस है जिसको हम कह सकते हैं बिजनेस एंटिटी, इसको पूरा समझना है आपको। अब ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ पे, XYZ लिमिटेड कंपनी में। अब ये बिजनेस जो है, बिजनेस जो है हमारा XYZ, उसने उस कैपिटल का यूज़ किया, परचेज़ किया एसेट्स को, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो पे किया, और भी अदर एक्सपेंसेस हुआ, कुछ अदर उसका ट्रांजैक्शन भी हो रहा है कि उसमें से कुछ गुड्स सोल्ड करे। अब क्या हुआ कि उससे जो इन सारे प्रोसेस को करने के बाद XYZ को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा, ओनर के पास। तो बिजनेस अलग हुआ, ओनर अलग हुआ, मतलब ओनर जो है उसने एक तरह से पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ पे, बिजनेस में, XYZ में। तो अब ये बिजनेस लायबिल हो गया, उसके पास एक लायबिलिटी हो गई है कि वो उस कैपिटल को रिफंड करेगा किसको, ओनर को। वो लायबिलिटी क्या होगी, जैसे कि ओनर ने 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए XYZ कंपनी। अब ओनर पूरी तरह से लायबिल है अपने पैसे को बिजनेस से लेने के लिए। अगर वो चाहेगा कि अपना पैसा XYZ लिमिटेड से हम ले लें तो वो अपने गुड्स उसको सोल्ड होल्ड करके अपना पैसा निकाल लेगा। तो बिज़नेस क्या है, ये लायबिल हो गया है, उसके पास एक लायबिलिटी हो गई है 50 लाख कैपिटल की, कौन, जिसको ओनर्स को देना है। अब बिज़नेस अगर प्रॉफिट अर्न करता है तो ओनर का क्या हो गया, वो भी बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई है कि वो ओनर्स को ऐसा प्रॉफिट वो रिटर्न करे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ओनर अलग होते हैं, बिज़नेस अलग होता है। तो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिज़नेस is considered to be separate from its owner. Business transactions are recorded in the book of account from the business point of view, not from that of the owner. Owner being regarded separate from business are considered the creditor of the business. Owner क्या है, ये creditor है business का to the extent of their capital. जिस हद तक जितना उसने capital invest किया, their account with business is credited with the capital introduced and the profit earned during the year and debited by the drawing. तो ये हुआ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब थर्ड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, ये सिंपल चीज क्या कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। वो ही खाली ट्रांजैक्शन और उसी इवेंट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी के टर्म है। जैसे कि हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम इतना अमाउंट का इतने सारे बुक्स खरीदे, वो अमाउंट रिकॉर्ड होगा। ये भी रिकॉर्ड होगा कि एक मैनेजर ने कितनी एफर्ट किया है बिजनेस को कि गुडविल को डेवलप करने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट